Good morning, all of you. Last class हम लोग डेडलॉक देख रहे थे. Now today we'll discuss the strategy related to the particular deadlock. So you already discussed the particular deadlock avoidance algorithm. ठीक है ना, bankers algorithm आप already discuss है. तो how many algorithm we'll discuss in whenever we discuss the bankers algorithm? Bankers algorithm में कौन-कौन सा algorithm discuss किए थे? There are basically two algorithm. शशि कुमार बताइए. बैंकर्स एल्गोरिथम सर वो सर पढ़ाए थे. हाँ, तो उसमें कौन-कौन सा एल्गोरिथम इंप्लीमेंट हुआ था बैंकर्स एल्गोरिथम? तो बैंकर्स एल्गोरिथम में सर एक ही एल्गोरिथम, सर दो एल्गोरिथम था जिसमें सर एक दोनों के लिए दोनों प्रॉब्लम में यूज हुआ होगा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे फिर से. बेसिकली देयर आर टू एल्गोरिथम, वन इज द सेफ्टी एल्गोरिथम एंड अनदर वन इज द रिक्वेस्ट एल्गोरिथम. तो सेफ्टी एल्गोरिथम को हम लोग चेक करते हैं नीड, एलोकेशन, अवेलेबिलिटी के बेसिस पर, और रिक्वेस्ट एल्गोरिथम के बेसिस पर हम अगर कोई न्यू रिक्वेस्ट एलोकेट होता है सिस्टम में तो उसको चेकआउट करते हैं कि वेदर दैट न्यू रिक्वेस्ट एलोकेटेड इन द सिस्टम इज also executed in a safe state or not. So we have handled two algorithm. One is the safety algorithm, another one is the request algorithm. Safety algorithm is used to check out whether the sequence of process is executed within the system in a safe sequence, safe state or not. If it is executed in a safe state, there is a specific safe sequence generated. अगर safe sequence नहीं generate हो रहा है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई process आपका एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है. तो अगर कोई ना कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि सिस्टम प्रोसेस इज नॉट एग्जीक्यूटेड इन ए सेफ स्टेट. तो बाय द हेल्प ऑफ दैट सेफ्टी एल्गोरिथम वी विल चेक वेदर द process get executed, all the process get executed within the system without any deadlock. So that algorithm basically comes under bankers algorithm and that is used to avoid the deadlock. So there is some strategy whenever we are handling the deadlock. There are certain strategy we have to follow, like deadlock prevention, deadlock detection, deadlock avoidance, and under deadlock avoidance we will discuss the particular bankers algorithm. And when we discuss the bankers algorithm, then we have two algorithms, safety algorithm and request algorithm. ठीक है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द वेरियस स्ट्रेटजी अंडर डेडलॉक हैंडलिंग? तो वेरियस स्ट्रेटजी फॉर हैंडलिंग डेडलॉक इज एज फॉलोज. तो सबसे पहले आप डिस्कस किए होंगे, बताया गया होगा आपको डेडलॉक प्रिवेंशन. अगेन जो क्राइटेरिया डेडलॉक क्राइटेरिया कंडीशन के लिए जो क्राइटेरिया रिस्पॉन्सिबल है उसी क्राइटेरिया के बेसिस पर ये सारे स्ट्रेटजी को हम लोग चेकआउट करेंगे. लाइक योर म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नो प्रिम्पशन, सर्कुलर वेट, होल्ड एंड वेट. So that are the particular condition on the basis of which we handling the deadlocks. तो फर्स्ट स्ट्रेटजी इज द डेडलॉक प्रिवेंशन. सबसे पहले तो डेडलॉक को प्रिवेंट करना कि डेडलॉक हो नहीं. सेकेंड वन इज द डेडलॉक अवॉइडेंस, जिसके अंदर हम लोग एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे, बैंकर्स एल्गोरिथम, डेडलॉक अवॉइडेंस. देन देयर इज ए, अगर डेडलॉक हो गया तो उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे? तो डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी. And fourth one is the deadlock ignorance. Okay.
तो बेसिकली दीज टू आर मोस्ट प्रोबेबल, ज्यादातर हम लोग क्या है, वी जस्ट ट्राई फॉर प्रिवेंशन एंड अवॉइडेंस, बिकॉज अगर अवॉइड कर लेंगे कोई पर्टिकुलर एल्गोरिथम के बेसिस पर, अगर हम डेडलॉक को अवॉइड कर लेते हैं तो डेडलॉक में हमारा सिस्टम यानी कि प्रोसेस नहीं जा पाएगा। अगर डेडलॉक हो गया देन वी स्विच टू द डेडलॉक डिटेक्शन एंड ट्राई टू रिकवर। जैसे आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो गया, योर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि सम एपीआई फाइल लॉस्ट, तो दैट इज द पर्टिकुलर डिटेक्शन, यानी कि एरर इज डिटेक्टेड, डेडलॉक इज डिटेक्टेड, नाउ यू हैव टू रिकवर दैट एरर। तो रिकवरी के लिए क्या करता है, आइदर यू डू द सिस्टम रिकवरी ऑप्शन, आइदर यू फॉलो सिस्टम रिकवरी, यू जस्ट वांट टू रिकवर योर सिस्टम। कैसे रिकवर करते हैं, बेस्ट एक डेट आप सेलेक्ट करते हैं जिस डेट को आपका सिस्टम का परफॉर्मेंस हाई था, और उस डेट के बेसिस पर आप रिकवर कर लेते हैं सिस्टम को, फिर क्या करते हैं, बैक टू दैट डेट कर देते हैं, ताकि आपका वो सिस्टम फिर से उसी तरीके से परफॉर्मेंस एग्जीक्यूट करे। अब ये पॉसिबिलिटी कभी कभी नहीं भी होता है, यानी कि रिकवरी ऑप्शन इज नॉट सपोर्टेड, दैट मीन्स मेजर एपीआई इज लॉस्ट। आपका मेजर अगर एपीआई या डीएलएल फाइल, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी फाइल ओएस का लॉस्ट हो गया, तब उस केस में क्या होगा, उस केस में यू हैव टू रीइंस्टॉल द ओएस एंड दैट इज ओनली द सॉल्यूशन फॉर हैंडलिंग दैट सॉर्ट ऑफ डेडलॉक। तो उसके लिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे सिस्टम को रीइंस्टॉल करना पड़ेगा, और रीइंस्टॉल करने के बाद वो एपीआई या जो भी डीएलएल फाइल है वो रिकवर हो पाएगा, यानी कि वो इंडिविजुअली कहीं से भी आपका रिकवर नहीं हो पा रहा है और रिपेयर भी नहीं हो पा रहा है, देन ओनली ऑप्शन इज व्हाट, यू हैव टू रीइंस्टॉल द पर्टिकुलर OS, whatever OS you have within the system. Now, what do you mean by prevention? Deadlock prevention, deadlock prevention, avoidance, जो भी हम लोग एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे उसमें मेजर आपको ये समझना है कि all the 4 conditions and criteria related to handling deadlock must we have to take a proper consideration whenever we are thinking about the specific strategy for handling deadlocks. तो डेडलॉक प्रिवेंशन में भी हम लोग को म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नो प्रिम्पशन, सर्कुलर वेट, होल्ड एंड वेट, ये सारे कंडीशंस क्राइटेरिया को देखते रहना है, चेकआउट करना है। तो डेडलॉक प्रिवेंशन में आप जब डेडलॉक को प्रिवेंट करेंगे, डेडलॉक प्रिवेंशन का मतलब कि आप पहले से ही ये प्रिवेंशन मेजर लें ताकि आपका डेडलॉक हो ही नहीं। तो डेडलॉक प्रिवेंशन में सबसे मेन पार्ट क्या होगा, यानी डेडलॉक को प्रिवेंशन में प्रॉब्लम कब होगा, जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर प्रमोट कर दिया गया, सेकंड सेमेस्टर में आप चले गए, अगर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देते तो वहां पर प्रिवेंशन का के लिए आप क्या मेजर करते, आपको जैसे यहाँ पर 4 मेजर हम लोग देख रहे हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, सर्कुलर वेट और ये, अगर आप किसी पेपर में कम मार्क्स लाते हैं और उसके चलते वो पेपर बैक हो गया, तो उस पेपर को बैक होने से बचाने के लिए आपको क्या करना होगा, यू हैव टू यूज अ प्रिवेंशन। So you have to think about preparation to prevent the deadlock. Deadlock होने का क्या है कि अगर 2-3 पेपर में आपका बैक हो गया तो हो सकता है कि आपका सेमेस्टर बैक का सिचुएशन अराइज हो जाए। तो प्रिवेंशन के लिए यू जस्ट परफॉर्म द प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन के लिए आप एक क्राइटेरिया कंडीशंस बनाएंगे। तो उसी तरह से यहाँ पर भी क्या है कि सर्टेन कंडीशंस यू हैव टू चेक, लाइक म्यूचुअल एक्सक्लूजन आपका होना चाहिए, होल्ड एंड वेट होना चाहिए, सर्कुलर वेट होना चाहिए और नो प्रिम्पशन। यानी डेडलॉक होने के लिए यही सारे फैक्टर जो है वो वर्कआउट करते हैं। अगर ये चारों फैक्टर को आप चेकआउट कर लिए, अगर इसमें से कोई भी एक डिसओबे करेगा, कोई भी एक रूल को ओवर रूल किया जाएगा, तो यू कैन नॉट प्रिवेंट डेडलॉक। डेडलॉक को आप प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे। तो आपको इंश्योर करना होगा कि आपका जो सिस्टम है वो डेडलॉक से फ्री होना चाहिए। डेडलॉक से फ्री होने का मतलब है कि अब जैसे आप व्हाई यू थिंक अबाउट द रैम, व्हाई यू थिंक अबाउट द कैपेसिटी ऑफ रैम, व्हाई यू थिंक अबाउट द कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क, because whenever you want to allocate certain application or whenever you want to execute certain program, then your RAM must be up to that storage capacity in which you can allocate the particular process. अब आपका क्या है कि you are playing game on the system and your RAM is of 2 GB,
1 GB, suppose 512 MB. So your system cannot give you proper support whenever that sort of RAM you have. So you think about the hardware resources also, because that hardware resources is used to prevent the particular deadlock को बचाने के लिए आपको वो मदद करेगा। अब देखिए टू वे लेन क्यों बनाया जाता है? वन वे से भी काम हो जाता है। टू वे लेन बनाने के पीछे मेन रीजन डेडलॉक अवॉइडेंस है या डेडलॉक प्रिवेंशन है? अवॉइडेंस तो डेडलॉक प्रिवेंशन है सर। प्रिवेंशन है, इसलिए कि आप देखते हैं कहीं कहीं ट्रैफिक को किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में वन वे कर दिया जाता है, क्योंकि लगता है कि उस समय रश ज्यादा होगा, ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो पाएगा, तो इसको वन वे कर देते हैं, डायरेक्शन डाइवर्ट कर देते हैं, ताकि हमारा जो एलोकेशन डेडलॉक, यानी कि अब ट्रैफिक जाम हो गया तो अब सिचुएशन डेडलॉक का हो गया। डेडलॉक हो गया इसका मतलब है कि नो मूवमेंट अकर ऑन द पर्टिकुलर पाथ। तो टू प्रिवेंट दैट सिचुएशन, इनिशियली यू हैव टू थिंक अबाउट वन वे ट्रैफिक और टू वे डायरेक्शन आपका मूवमेंट, ये सारा चीज मेजर हम लोग उसी पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर करते हैं। इसका मतलब है कि डेडलॉक प्रिवेंशन में भी हमको म्यूचुअल एक्सक्लूजन को चेक करना होगा कि जो भी आपका सिस्टम रिसोर्सेस है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए, यानी कि एक प्रोसेस जब यूज कर रहा है दूसरा प्रोसेस उसके लिए रिक्वेस्ट दे सकता है, उसको उसके लिए अवेलेबिलिटी उसका नहीं हो पाएगा। तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन। होल्ड एंड वेट में व्हाट वी थिंक, अगर आपका कोई प्रोसेस होल्ड किए हुए कोई रिसोर्स, तो आपको वेट करना है। ये सिचुएशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। कोई बता सकते हैं कि सिस्टम में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर किस पर्टिकुलर पॉइंट को एक्सेस फ्रीक्वेंट करने के लिए किया जाता है यूज? डेटा स्ट्रक्चर आप पढ़े नहीं है, बट मोर और लेस जब हम लोग प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो वहां पर इसका चर्चा होता है, जब एरे पढ़ते हैं तो वहां भी चर्चा होता है। यू जस्ट नो अबाउट द स्टैक एंड क्यू। स्टैक और क्यू जानते होंगे एनीवन? Rest of the students just off their video, but be interactive during session. Whenever you have an answer, you just give the answer of that question, because you are just silently sitting and connecting yourself only. Aryan बताइए, roll number 67, 56 सिमरन कुमारी बताइए। स्टैक और क्यू के बारे में बताइए, नाम सुने हैं? अच्छा एक मिनट, चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन कौन एक्टिव है, कौन कौन इनएक्टिव पीसीबी में चले गए। किसका पीसीबी एक्टिव है अभी? विक्की राज, एक बार आप सर लोग वीडियो ऑन करिए तो। गुरु कुमार बताइए, गुरु कुमार बताइए, स्टैक और क्यू दो नाम सुने होंगे ना आप? ये दोनों डेटा स्ट्रक्चर सिस्टम में यूज किया जाता है जस्ट टू अवॉइड डेडलॉक। डेडलॉक को अवॉइड बोल सकते हैं या प्रिवेंट भी बोल सकते हैं, प्रिवेंट ही बोलिए अभी, जस्ट टू प्रिवेंट डेडलॉक दैट पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर यूज। So have you any idea about queue? Because in operating system initial classes we discuss about that. Whenever we discuss the process management, जब process management discuss कर रहे थे तो we discuss various state of the process state by the help of diagram also. तो उस process state में कोई particular state हम लोग discuss किए थे जिसमें ये queue डेटा को ऑर्गेनाइज और अरेंज करने के लिए यूज किया जाता है। अब डेटा वहां क्या है? प्रोसेस, वहां प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ डेटा। तो हैव यू एनी आइडिया अबाउट दैट स्टेट इन विच द क्यू इज यूज्ड एज ए डेटा स्ट्रक्चर टू अरेंज द डेटा और ऑर्गेनाइज द डेटा और ऑर्गेनाइज द प्रोसेस टू execute that process in a frequent manner by applying certain CPU scheduling algorithm for allocation of the process into the next state. Any idea? Guru Kumar. Next, Gauri Shankar, 97 roll number. गौरी शंकर, बाकी लोग म्यूट करके बोल सकते हैं इफ देयर इज
network problem to on your video. हर्ष कुमार बताइए। आज अटेंडेंस हम उसी बेसिस पर लेंगे जो एक्टिव होंगे, जितने भी इनएक्टिव प्रोसेस हैं उनका अटेंडेंस हम नहीं दे पाएंगे। इनएक्टिव इन द सेंस नॉट ओनली कनेक्टेड विद द क्लास, जस्ट मेक द क्लास इंटरेक्टिव वन। तो प्रियंका कुमारी बताइए। ओनली शशि कुमार connected with the system, rest of the students only connect themselves and away from the particular device through which they are connected. Yes, Priyanka Kumari, have you any idea about queue as a data structure used in which state of the particular process state diagram? Process state में कितने स्टेट होते हैं ये बताइए। प्रोसेस स्टेट कितने स्टेट होते हैं, कौन कौन सा स्टेट होता है? बिकॉज नेक्स्ट वीक में आई एम गोइंग टू कंडक्ट वन मार्क यू आल्सो, यू जस्ट गो थ्रू द कंटेंट्स व्हाट एवर टॉपिक डिस्कस टिल नाउ। बताइए। नो आइडिया। प्रोसेस स्टेट कितने होते हैं? अभी और किसी से पूछते हैं। अक्षय कुमार 39 रोल नंबर on your video. Pratyush roll number 75, roll number 107 Prince. Yes sir, 5 स्टेट होते हैं सर। वीडियो ऑन करो तुम। ओके सर। 5 स्टेट होते हैं, तो कौन सा स्टेट में क्यू एज ए डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है? क्यू एज अ डेटा नहीं याद आ रहा है, बताइए। अच्छा, अमन कुमार रोल नंबर 20। ये सब लोग। मोहम्मद रियान 24। अभी तुम तुरंत कनेक्ट हुए हो, तो फिर डिस्कस करने से बेनिफिट नहीं होगा आप जब तक आप कंटेंट्स वाइज इंटरेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। अब प्रोसेस मैनेजमेंट में प्रोसेस स्टेट 5 होता है, ठीक है। हम लोग वहां पर रेडी क्यू का चर्चा करते हैं बार बार, रेडी स्टेट का चर्चा करते हैं बार बार। वेयर दैट रेडी क्यू और रेडी स्टेट इज मेंटेन्ड इन द रेडी स्टेट, आउट ऑफ 5 स्टेट देयर इज न्यू स्टेट, रेडी स्टेट। ठीक है ना। नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग डिस्कस किए, न्यू स्टेट, रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट, वेटिंग स्टेट, टर्मिनेशन स्टेट, सस्पेंडेड स्टेट, ब्लॉक्ड स्टेट। तो ये रेडी स्टेट इज जस्ट यूज्ड टू मेंटेन अ रेडी क्यू, and in that queue the process is allocated one by one, and you already know that a queue is a data structure which works on the FIFO principle, first in first out principle. फर्स्ट आउट। अब ये FIFO principle पर काम करता है। we already discussed about stack also, stack के बारे में भी हम लोग डिस्कस किए। stack का जो है ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे होता है? stack का ऑर्गेनाइजेशन CPU के अंदर, यानी कि CPU में एज ए रजिस्टर स्टैक यूज होता है, स्टैक मेमोरी, जहां पर आप सब प्रोसेसेस को एलोकेट कर पाते हैं। और स्टैक आपका किस प्रिंसिपल पर काम करता है? लिफो प्रिंसिपल पर। इसको रियल लाइफ से भी कोरिलेट कर सकते हैं। जब आप स्टैक ऑफ बुक लगाते हैं, स्टैक ऑफ प्लेट रखते हैं, या किसी भी स्टैक ऑफ CD, DVD कुछ भी लगा के रखते हैं, तो वहां पर क्या है? लिफो मैनर में काम होता है, यानी कि क्यू में इंसर्शन डिलीशन एक ही एंड से नहीं होता है, 2 एंड से होता है। जब भी आप क्यू मेंटेन करते हैं रियल लाइफ में भी, whenever you are maintaining queue, then insertion always exists from the rear end and deletion always occur from the front end. So there is 2 different end on which you are performing insertion as well as deletion operation. But in case of a stack, that is not the particular condition. In a stack, both insertion and deletion should take place on the same end, and which is known as top of the stack. तो आप जब बुक का स्टैक लगाते हैं तो 5 बुक के बाद छठा बुक कहाँ रखते हैं? टॉप में। अगर बुक को निकालना होता है तो कहाँ से निकालते हैं? टॉप से। यानी कि both insertion and deletion should take place on the same end. Now why I am discussing this thing? Because these are the data structure which is used within the system to deadlock prevention. डेडलॉक नहीं हो तभी रेडी क्यू में अगर प्रोसेस आप क्यू मेंटेन क्यों करते हैं? जस्ट टू अवॉइड डेडलॉक। मान लेते हैं कि रियल लाइफ को रिलेट करिए। देयर इज ए सिंगल विंडो from where you have to avail the service availability के लिए एक सिंगल विंडो है, and there are so many people, 100 people are there,
100 लोगों को एक ही विंडो से एक्सेस करने के लिए अगर 100 लोग 100 कॉलम जनरेट कर दें, ठीक है ना, तो 100 कॉलम में से किस कॉलम को प्रायोरिटी देगा वो विंडो? नहीं दे पाएगा, यानी कि किसी का भी सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा वो। अब उसी 100 लोगों को अगर एक कॉलम में बदल दिया जाए, नंबर ऑफ रो हो लेकिन कॉलम एक हो, पहले क्या था, नंबर ऑफ कॉलम था, अब स्ट्रक्चर चेंज करने से देखिए बेनिफिट क्या होता है, जब नंबर ऑफ कॉलम को रो में बदल दिए, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम को 1 कॉलम में बदले और ईच कॉलम कंटेन्स नंबर ऑफ रो, हर एक कॉलम में नंबर ऑफ रो है, तो वो हमारा क्यू का शेप ले लिया। जैसे ही क्यू का शेप लिया तो आपका एक्सेशन फास्ट हो गया, क्योंकि जैसे ही क्यू लिया तो अब उस क्यू का ये नियम बन गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो प्रिंसिपल। तो जो सबसे आगे है, फ्रंट है, वो अवेल करेगा सर्विस विंडो का, और एक के बाद एक आपका डिलीशन फ्रंट से सर्विस अवेलेबिलिटी के बाद वो खत्म होते जाएगा और ये एंड पोजीशन तक जाएगा। इन बिटवीन अगर कोई इंसर्शन करना चाहेगा तो वो फ्रंट से नहीं कर सकता है, आप खुद बता सकते हैं उसको कि यू हैव टू मेंटेन क्यू, आप बताएंगे उसको कि रूल क्या है कि आपको क्यू में इंसर्शन रियर एंड से करना है, आगे मत लगिए। So these are the data structure which is used to organize and arrange the data in so that the data or the process or the instruction get executed in a frequent manner. तो एक्सेशन फ्रीक्वेंटली हो, इसलिए ये सारे डेटा स्ट्रक्चर आप यूज करते हैं। एरे क्यों यूज करते हैं आप? एरे आपने यूज कर लिया है, स्टैक और क्यू के लिए आप नाम अभी सुन रहे हो, डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे डिटेल में। एरे आपने यूज किया, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ एरे, कौन बता सकते हैं? क्योंकि why I discuss array, why I discuss pointer, because these two is also used in memory management. जब हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपका फिक्स्ड एलोकेशन, डायनेमिक एलोकेशन की बात आएगी, ठीक है ना, वहां पर भी पेजिंग, सेगमेंटेशन, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वहां पर फिर आपका यही एरे और पॉइंटर काम आएगा, जो एरे और पॉइंटर सी में आप पढ़ रहे हैं, तो वहां पर आप सी में पढ़ रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, यहाँ पर एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको इंप्लीमेंट होते हुए देखेंगे व्हेन वी डिस्कस द मेमोरी मैनेजमेंट। तो एरे से क्या बेनिफिट आपको लगता है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ एरे? एनीवन? एरे से बेनिफिट होता है सर, हर एक मेमोरी ब्लॉक उसका एड्रेस अलग अलग होता है। अगर सर यूजर से इनपुट ले रहे हैं हाँ, सर, हर एक सेपरेट ब्लॉक, अगर आपको 10 सिमिलर टाइप्स के वेरिएबल को हैंडल करना है, n नंबर ऑफ वेरिएबल्स को, सिमिलर टाइप्स ऑफ वेरिएबल को हैंडल करना है, तो n नंबर ऑफ वेरिएबल, डिफरेंट वेरिएबल अगर आप एलोकेट करेंगे तो डिफरेंट लोकेशंस आपका क्रिएट होगा मेमोरी में, और डिफरेंट लोकेशंस पर आपका डेटा स्टोर होगा जो भी वैल्यू है। लेकिन एरे से क्या बेनिफिट हो गया? आपको केवल इनिशियलाइज करना है, इनिशिएट करना है, यानी कि एक इनिशिएटर होगा, एक पॉइंट होगा जहां से इनिशिएट होगा, उसके बाद सारे लोग उसमें जुड़ते चले जाएंगे, लिंकअप होते जाएंगे। तो आपको क्या चाहिए? आपको केवल स्टार्टिंग एड्रेस चाहिए। आप एरे का किसी भी एलिमेंट का एड्रेस निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, कोई बता सकते हैं? एक मिनट पूछ रहे हैं। सपोज करो कि अगर तुम्हारा कोई एरे है इंट ए और इस एरे में कोई वैल्यू है सपोज 5, ठीक है, तो ये जो आपका ब्लॉक क्रिएट हुआ, ये ब्लॉक, इस ब्लॉक में 1 2 3 4 5 ये अलग अलग लोकेशंस पर, ए के 0th लोकेशन पर, 1 पर, 2 पर, 3 पर और 4th लोकेशन पर आपका ये डेटा एलोकेट हुआ, और ये आपका इंटीजर डेटा होल्ड कर रहा है। 16 बिट आर्किटेक्चर आपका जो है, ये जो आपका कंपाइलर है 16 बिट आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहा है, 32 बिट आर्किटेक्चर को फॉलो नहीं कर रहा है। तो कोई बता सकते हैं कि अगर इसका एड्रेस 1000 होगा तो इसका एड्रेस क्या होगा? सर 32 बाइट में तो सर 1002 हो जाता है, शायद 16 बिट में 1000। नहीं, उल्टा बोल रहा हूँ। 16 बिट में आपका इंटीजर 2 बाइट का होता है, और 32 बिट में आपका इंटीजर 4 बाइट का होता है, ठीक है। तो जो देव C++ या आईडी इन्वायरमेंट यूज करेंगे 32 बिट आर्किटेक्चर फॉलो करता है, तो वहां पर आपका इंटीजर 4 बाइट का होगा, ठीक है ना। तो 4 बाइट के हिसाब, ये 32 बिट के हिसाब से 4 बाइट का होगा। यहाँ पर अगर हम टर्बो सी या टर्बो C++ कंपाइलर की बात कर रहे हैं, तो आपका इंटीजर 16 बिट आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, तो आपका आर्किटेक्चर इंटीजर का साइज क्या होगा? 2 बाइट। तो अगर ये 1000 है तो इसका एड्रेस कितना होगा? 1002, 1002, 1004, 1006, 1008. That means if you have the base address,
अगर आपके पास बेस एड्रेस है तो लोकेशन ऑफ या एड्रेस ऑफ सपोज A3 अगर हमको चाहिए तो हम क्या करेंगे, बेस एड्रेस, एरे में बताया गया होगा आपको, बेस एड्रेस प्लस W इंटू लोकेशन। ठीक है, अब यहाँ W क्या है, W आपका है आपका जो साइज, आपका विड्थ, जो भी आपका डेटा टाइप का होगा, तो यहाँ इंटीजर के केस में 2 होगा। तो बेस एड्रेस अगर 1000 है तो 2 गुना लोकेशन तीसरा नंबर, तो ये हो गया आपका 1000 प्लस 6 दैट इज 1006। ये 1006 आपका एड्रेस है। इससे बेनिफिट क्या हुआ कि स्टार्टिंग एड्रेस आपको अगर पता है तो यू कैन फाइंड आउट द एड्रेस ऑफ एनी एलिमेंट टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन। कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमको कोई भी लोकेशन के एड्रेस को हम रिट्रीव कर सकते हैं। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ एरे ओवर द सिंगल वेरिएबल यू आर यूजिंग फॉर वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई भी वैल्यू को ऑर्गेनाइज करने के लिए अगर सिंगल वेरिएबल ले रहे हैं तो वो अगर 10 अलग अलग वेरिएबल में रखेंगे तो 10 वेरिएबल का अलग अलग रैंडमली एड्रेस जनरेट होगा। और यहाँ पर क्या है, अगर n नंबर ऑफ वेरिएबल भी आप रखेंगे तो पहला जो एड्रेस आपको पता होगा तो यू कैन इजीली स्विच फ्रॉम फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ एनी एलिमेंट एग्जिस्टिंग इन द लिस्ट। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ एरे ओवर द सिंगल वेरिएबल यू आर टेकिंग फॉर वैल्यू इनिशियलाइजेशन। तो जो भी वैल्यू आप इनिशियलाइज करते हैं, तो अब ये एरे भी आप क्यों ले रहे हैं, यू आर ऑल्सो यूजिंग एरे फॉर डेडलॉक हैंडलिंग। यहाँ पर भी डेडलॉक होने का है, क्यों, क्योंकि आप जब बहुत सारा वेरिएबल पर काम करेंगे तो हो सकता है कोई वेरिएबल मिस हो जाए, कोई वेरिएबल आप कंसीडर नहीं करें कोई भी कैलकुलेशन या ऑपरेशन प्रोसेसिंग में। लेकिन अगर एरे, जैसे एरे में कोई डेटा, सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा रखेंगे तो यू कैन इजिली परफॉर्म सर्चिंग, एनी टाइप्स ऑफ सर्चिंग, लीनियर, बाइनरी सर्चिंग। You can also perform any types of sorting once you have a list on the same place। एक ही जगह पर अगर लिस्ट है तो you can easily perform comparison operation to finalize any decision। अब यही चीज अगर आपका ये क्या है, आप लूप कंट्रोल भी यूज करेंगे तो सिंगल एक इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, लेकिन अगर यही चीज अगर n अलग अलग वेरिएबल में होगा तो n अलग अलग वेरिएबल के लिए कंपेयर करना पड़ेगा, तो योर लाइन ऑफ कोड इज ऑल्सो इनहांस्ड। So just to reduce the line of code and instructions, you just use this structure array. So array is the structure just for organizing or arranging the data in a sequential manner having similar data element. तो similar data elements at similar data types के value को हम organize करने के लिए इसका use करते हैं। तो deadlock prevention में भी we just discuss about the mutual exclusion, we discuss about the hold and wait, we discuss about the particular conditions। तो I just share the contents related to this, ठीक है ना। Next we discuss the particular algorithm, that is the Banker's algorithm, ठीक है ना। That is the theoretical part। In each and every we have to consider the mutual exclusion, deadlock, hold and wait, circular wait, and the particular no preemption। So we just discuss the Banker's algorithm। You already have the concept of the Banker's algorithm। तो Banker's algorithm basically why the banker क्यों यूज किया गया यहाँ पर, तो बता सकते हैं why the banker is introduced here। सर इस एल्गोरिथम में सर चेक किया जाता है कि अगर मेरे पास अवेलेबिलिटी है तो उसको जो जितना मैक्सिमम नीडेड उसको सेटिस्फाई करे। उसी तरह बैंक में जैसे विथड्रॉल करने के लिए गए तो उसके अकाउंट में है कि नहीं, अगर है तो सर उसको सेटिस्फाई कर दिया, अगर नहीं है तो सर वहाँ पे डिससेटिस्फाई। तो वी जस्ट टेक वन एग्जांपल, ठीक है ना। इसको देखने के लिए वी जस्ट टेक द एग्जांपल and then we discuss the theory, because theory contains 2 or 3 line instructions। Banker's algorithm में we discuss about the safety algorithm, so in between problem solving we discuss that algorithm, both safety as well as request। So in the same problem we will discuss the safety algorithm as well as request algorithm। So first of all, note it down this question। Consider the system with 5 processes, 5 processes P0, P1, P2, P3, P4 and 3 resources
resource types. 3 resource types, A, B and C. Here ABC is the name of that resource. P0, P1, P2, P3, P4 is the name of the process. So when we discuss the particular resource allocation graph, so in that there is a process and there is a resource. Process always request for the resource and resource always assigned to the process. तो कोई भी process रिक्वेस्ट के लिए रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करता है और रिसोर्स अगर अवेलेबल होगा तो वो रिसोर्स आपका प्रोसेस को असाइन हो जाता है. तो देयर इज 2 एज, वी ऑलरेडी डिस्कस दैट 2 एज. तो देयर इज ए रिक्वेस्ट एज एंड देयर इज ए असाइनमेंट एज. तो यू ऑलरेडी हैव ए कॉन्सेप्ट कि आपका जो रिक्वेस्ट एज होगा ये हमेशा रिक्वेस्ट एज इज का डायरेक्शन क्या होगा, प्रोसेस टू रिसोर्स, क्योंकि हमेशा प्रोसेस रिक्वेस्ट करेगा रिसोर्स के लिए. और असाइनमेंट एज का डायरेक्शन क्या होगा, रिसोर्स टू प्रोसेस. तो यू कैन आल्सो मेंशन हियर PI to RI, where I is the particular number of process which vary from 1 to n number of processes, and यहाँ R resources में भी 1 to n number of resources, and here research I to process I, just reverse. तो process से research आ रहे क्लास के बाद, क्लास के बाद तो आए होंगे, तो देख लीजिए फैकल्टी रूम. छुट्टी पे है क्या? अच्छा पता नहीं. रिक्वेस्ट एज PI RI, असाइनमेंट एज RI PI. तो अब ये क्लियर है आपको कि रिसोर्स हमारा क्या है. तो रिसोर्स चैनल में वी हैव ABC और प्रोसेस चैनल में वी हैव P0 to P1, P2, P3, P4. तो प्रोसेस हमारा ये 5 है और रिसोर्स हमारे पास 3 है. ठीक है. तो इनिशियली आपका क्या है, ये जो आपका रिसोर्स है A, B, C, इस रिसोर्स में 10 इंस्टेंस ऑफ A है, 5 इंस्टेंस ऑफ B है और 7 इंस्टेंस क्लियर है ना सबको? व्हाट इज इंस्टेंस? सर प्रिंटर हो गया एक तरह का इंस्टेंस. हाँ, जैसे आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इंस्टेंस क्या है, जितने स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं ऑल आर द इंस्टेंस ऑफ द क्लास BCAKU सेकंड सेम. ठीक है ना. तो ऑब्जेक्ट इज व्हाट, ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ ए क्लास. तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इंस्टेंस का मतलब हुआ कि इंस्टेंस आपका जो है वो सिंगल भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकता है. क्लियर है? सिंगल इंस्टेंस और मल्टीपल इंस्टेंस का कॉन्सेप्ट भी क्लियर है. अगर सिंगल प्रिंटर है तो सिंगल इंस्टेंस, एक से अधिक प्रिंटर है तो मल्टीपल इंस्टेंस. एक सिंगल इंस्टेंस का मतलब है कि अगर इंस्टेंस सिंगल होगा तो उस पर्टिकुलर रिसोर्स को दूसरा कोई प्रोसेस तभी दूसरे प्रोसेस के लिए वो अवेलेबल होगा जब पहला प्रोसेस उसको वर्कआउट उसका कंप्लीट हो जाएगा. लेकिन अगर मल्टीपल इंस्टेंस होगा यानी मोर देन 1 अगर आपका प्रिंटर है तो यू कैन पैरेलली एग्जीक्यूट योर वर्क ऑन डिफरेंट प्रिंटर्स. तो डेडलॉक इज अवॉइडेड व्हेनेवर इंस्टेंसेस इज इनहांस्ड. तो इंस्टेंस बढ़ाकर भी हम डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं. तो बोथ आर कंसीडर्ड फॉर डेडलॉक अवॉइडेंस. तो अब इनिशियली आपके पास क्या है, A कोई आपका हार्डवेयर रिसोर्स होगा, B कोई हार्डवेयर रिसोर्स होगा और C कोई हार्डवेयर रिसोर्स होगा. तो A जो है वो 10 के संख्या में है, B जो है वो 5 के संख्या में और C जो है वो 7 के संख्या में है. नाउ देयर इज ए स्नैपशॉट, एक स्नैपशॉट भी दिया हुआ है along with this availability. So we have a snapshot of allocation जो allocate करना है, maximum and then the availability available. तो अब ये क्या है कि ये आपका जो तो अब यहाँ पर आपका प्रोसेस है P0, P1, P2, P3, P4. नाउ वी हैव 5 प्रोसेसेस. अब हर प्रोसेस में एलोकेशन जो है वो रिसोर्स के हिसाब से होगा. तो मैक्स में भी रिसोर्स ABC, अवेलेबल में भी रिसोर्स ABC. नाउ वी जस्ट मेंशन हियर द डेटा
For P0 there is a snapshot 0 1 0. For P1 there is 2 0 0, 3 0 2. P3 के लिए आपका है 2 1 1 और P4 के लिए है 0 0 2. मैक्सिमम आपका एलोकेशन मैक्स यानी एलोकेशंस के बाद मैक्स यानी कि इस रिसोर्स में मैक्सिमम आप एलोकेट हो सकता है. अब यहाँ देखिए 7 5 3, तो 7 5 3 और अवेलेबल आपका क्या है 3 3 2. सिमिलरली इन द रेस्ट 3 2 2, 9 0 2, then 2 2 2 and 4 3 3. So this is the snapshot available for the particular system having 5 processes. Allocation दिया हुआ है जो allocated है. मैक्सिमम एलोकेट क्या हो सकता है हर प्रोसेस को के बेसिस पर, और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स आपका इनिशियली जब ये स्नैपशॉट लिया गया होगा तो 3 3 2 है. यानी कि जब आप क्लासरूम में बैठे तो क्लासरूम में बैठने के बाद जो स्टेटस है ये बता रहा है. ठीक है ना. रनिंग सिस्टम में ये पांचों प्रोसेस रनिंग सिस्टम में यूज होने के बाद ये रिसोर्स आपका अवेलेबल है, जिस रिसोर्स को हम चेक करेंगे कि ये अवेलेबल रिसोर्स सिस्टम को सेफ स्टेट में एग्जीक्यूट करेगा या नहीं, या सेफ सीक्वेंस हमारा जनरेट होगा या नहीं. नाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कंटेन्स 3 सेक्शन. फर्स्ट सेक्शन इज व्हाट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द नीड मैट्रिक्स. फाइंड आउट या फाइंड नीड मैट्रिक्स, NEED, need matrix. So I think that you just have a formula for need matrix. Second is the question, is the system in a safe state? Question. तो yes or no बताना है. yes or no बताने के लिए आपको जो है वो चेक करना पड़ेगा कि सारा प्रोसेस सेफ सीक्वेंस जनरेट कर पा रहा है या नहीं. अगर यस है, if yes, then find out the safe sequence state. Now question is clear. First of all you have to find out the need matrix. तो need matrix के लिए there is a formula. कोई बता सकता है? क्योंकि आपने ऑलरेडी किया है. शशि बताइए नीड मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं? सर मैक्स माइनस एलोकेशन. तो जो मैक्सिमम आपके पास है और जो एलोकेटेड है, तो हर प्रोसेस के लिए नीड मैट्रिक्स आपका क्या होगा? मैक्स माइनस एलोकेशन. तो ए हर रिसोर्स बाय आपका सब्ट्रैक्शन होगा. ए से ए, बी से बी और सी से सी. ठीक है. तो नेक्स्ट तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे कि वी ऑलरेडी नो एज वी नो दैट नीड मैट्रिक्स यानी नीड इज इक्वल टू मैक्स माइनस एलोकेशन. मैक्स माइनस एलोकेशन. तो नीड मैट्रिक्स हम निकालेंगे. तो नीड of A, B, C of process P0, P1, P2, P3, P4. तो P0 के लिए रफ में आप कर सकते हैं. P0 के लिए आपका क्या हो जाएगा? वैल्यू देखिए. P0 के लिए 753010. तो 753 माइनस 010. तो ये आपका हो जाएगा इक्वल टू 7 माइनस 0 7, 5 माइनस 1 4 और 3 माइनस 0 3. सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट फॉर P1, P2, P3, P4 एंड देन फाइनली यहाँ आप एडजस्ट करेंगे. तो P1 के लिए क्या है बताइए? P1 के लिए मैक्स क्या है? मैक्स है 322 और एलोकेशन 200. 200. तो 3 से 2 सब्ट्रैक्ट करिए. 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 0 2, 2 माइनस 0 2. दैट मीन्स यहाँ पर आपका हो गया 7 4 3 1 2 2
देन P2 कितना है मैक्स? P2 का मैक्स 902 902 और एलोकेशन 302 302। तो 9 माइनस 3 6 हो गया, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 2 इज 0। दैट मीन्स ये आपका हो गया 600। ठीक है। और P3 के लिए क्या है मैक्स? 222 222 और एलोकेशन 211 211। तो ये हो गया आपका 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1। इसका मतलब 0 1 1। और P4 के लिए मैक्स 433 433 और P4 एलोकेशन 002 002। तो 4 माइनस 0 4, 3 माइनस 0 3, 3 माइनस 2 1। दैट मीन्स ये आपका हो गया 4, ये हो गया 4 3 1। तो ये आपका नीड मैट्रिक्स हो गया। नाउ आफ्टर फाइंडिंग द नीड मैट्रिक्स, सेकंड सेक्शन को करने के लिए हमको चेक करना होगा कि वेदर योर सिस्टम इज इन सेफ स्टेट और नॉट। तो सेफ स्टेट के लिए हमारा क्या है, वी जस्ट डिस्कस द सेफ्टी एल्गोरिथम। देयर इज अ सेफ्टी एल्गोरिथम। तो व्हाट सेफ्टी एल्गोरिथम में क्या चेक होता है, शशि बताइए आप। सर सेफ सीक्वेंस सर उसका। हाँ, तो सेफ्टी एल्गोरिथम में सेफ सीक्वेंस तो होगा। पहले तो ये देखेंगे ना कि आपका जो है, चेक हाँ करेंगे सर अवेलेबल किसे सेटिस्फाई कर रहा है सर, हाँ, कौन से प्रोसेस को। सेफ्टी एल्गोरिथम के लिए सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे देयर इज ए कंडीशन। ये कंडीशन ध्यान में रखना है आपको। इफ नीड, ठीक है ना, अगर नीड आपका जो है लेस देन इक्वल टू अवेलेबल, क्योंकि अवेलेबल आपका बार बार चेंज होगा। अगर नीड आपका लेस देन और इक्वल टू अवेलेबल होगा तो हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट प्रोसेस, यानी आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज क्या होगा, प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो प्रोसेस जब एग्जीक्यूट होगा तो आपका जो है कुछ चेंजिंग होगा। क्या चेंजिंग होगा, कोई बता सकते हैं? When your process get executed, your available is change, ठीक है ना। तो if need is less than or equal to available, process executed यानी execute process and change the available। तो new available is calculated by, कैसे कैलकुलेट होगा? एडिशन किया जाता है सर अवेलेबल और जो एलोकेशन को जो तो रिलीज जो आपका एग्जिस्टिंग अवेलेबल है उसमें एलोकेशन को ऐड किया जाता है, यही ना। तो इफ नीड इज लेस देन और इक्वल टू, ये आप हर प्रोसेस के लिए चेक करना है आपको कि कब वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। अगर एग्जीक्यूट होगा तो अवेलेबल चेंज होगा, क्योंकि जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो वो रिसोर्स को ऑक्युपाई करेगा। जब रिसोर्स को ऑक्युपाई करेगा तो अवेलेबिलिटी आपका चेंज होगा। तो एग्जीक्यूट प्रोसेस यानी नीड अगर लेस देन और इक्वल टू अवेलेबल है तो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा और अवेलेबल क्या हो जाएगा, अवेलेबल प्लस एलोकेशन। देन प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के बाद, क्योंकि प्रोसेस जब एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, रिलीज होगा या ऑक्युपाई करेगा? कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा तो रिसोर्स को रिलीज करेगा ना। यस सर रिलीज। तो रिलीज करेगा तो बढ़ेगा ना, एलोकेशन आपका रिलीज होगा तो अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगा ना। मान लेते हैं कि 4 प्रिंटर है, 4 प्रिंटर में से 2 प्रिंटर का काम कंप्लीट हो गया, तो फिर से 4 प्रिंटर आ गया आपके पास। या अगर चारों प्रिंटर को आप कमांड दिए हुए हैं, 2 प्रिंटर रिलीज हो गया तो 2 प्रिंटर तो फिर आपके पास आ गया, और चारों अगर रिलीज हो गया तो चारों, तो हर बार जब एग्जीक्यूट होगा प्रोसेस तो अवेलेबिलिटी आपका चेंज होगा एलोकेशंस ऐड करके। अगर ऐसा हो सकता है कि नहीं हो, एल्स नहीं, तो अगर नीड लेस देन और इक्वल टू अवेलेबल नहीं है तब उस केस में क्या होगा, आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगा और आगे बढ़िएगा। तो डू नॉट, दैट इज द कंडीशन, डू नॉट एग्जीक्यूट प्रोसेस, ठीक है ना, प्रोसेस नहीं एग्जीक्यूट होगा एंड गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ना होगा, यानी कि आगे नेक्स्ट प्रोसेस को हमको चेक करना होगा।
So that is the basic concept of safety algorithm. In each and every steps, for each and every process, we have to check out the need matrix of that process is less than or equal to available or not. If the need matrix of the particular process like P0, P1, because need matrix of each process is different, सब प्रोसेस का अलग अलग नीड मैट्रिक्स है, ठीक है ना। शशि कुमार का जो जरूरत है जरूरी नहीं है कि मनीष सत्यम का वो हो, शहीद अफरीदी का वो हो, सबका अपना अपना नीड है, आवश्यकता है। तो यहाँ पर भी रिसोर्स कौन किस रिसोर्स को यूज करेगा, सबका डिफरेंट प्रोसेस का डिफरेंट नीड है। तो हर प्रोसेस का नीड मैट्रिक्स चेक करेंगे अवेलेबल से। अवेलेबल कहाँ, अवेलेबल क्या है, अवेलेबल जो आपका इनिशियल जो आप स्नैप लिए उसमें ये जो 332 है ये आपका अवेलेबल है, यानी कि रनिंग सिस्टम में ये अवेलेबल आपका रिसोर्स है। तो हर बार आप क्या कर रहे हैं, नीड मैट्रिक्स, हर प्रोसेस के नीड मैट्रिक्स को अवेलेबल से चेक कर रहे हैं। अगर अवेलेबल कम है यानी नीड मैट्रिक्स उस अवेलेबल के अंदर में है या बराबर है तो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा, और नहीं है तो आपको पता है जब रिसोर्स ही नहीं होगा तो एग्जीक्यूट कैसे होगा, नहीं ना होगा। तो जब हमारे पास प्रिंटर ही नहीं होगा तो हम प्रिंट कमांड चाहकर भी जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो हर बार आपका हर प्रोसेस के लिए नीड मैट्रिक्स चेक होगा अवेलेबल के लिए। अगर नीड मैट्रिक्स कम है, प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया तो फिर से अवेलेबल बढ़ जाएगा, क्योंकि जो आपका अवेलेबल है वो एलोकेशन उसमें ऐड हो जाएगा। अब इसमें बताइए कि एलोकेशन किसका ऐड होगा, अवेलेबल तो ठीक है 332 है, एलोकेशन ऑफ प्रोसेस जो एग्जीक्यूट हो, एलोकेशन ऑफ पीआई, ठीक है ना। और यहां पर भी नीड ऑफ आप चेक कर रहे हैं किसका, नीड ऑफ पीआई, क्योंकि आई का वैल्यू आप चेंज करेंगे, ठीक है ना। अवेलेबल आपको पता है तो नीड ऑफ पीआई यानी कि नीड ऑफ पीआई में आई का रेंज यहां पर क्या है, आई का वैल्यू 0 से लेकर 4 तक जाएगा। तो नीड ऑफ P0, नीड ऑफ P1, नीड ऑफ P2, नीड ऑफ P2, P3, नीड ऑफ P4, हर को चेक करेंगे। जब P4 को चेक कर रहे होंगे तो P4 का एलोकेशन इसमें अवेलेबल में ऐड होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये समझना जरूरी है कि कौन सा एलोकेशन ऐड होगा। रनिंग सिस्टम जो एग्जीक्यूट हुआ प्रोसेस, वो एग्जीक्यूटेड प्रोसेस का जो एलोकेशन होगा, इसलिए पीआई यहां मेंशन किए हैं। तो आई का वैल्यू आपका 0 1 2 3 4 इस पर्टिकुलर केस के लिए 0 1 2 3 4 तक जाएगा। तो वी जस्ट इनिशिएट द प्रोसेस। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, कहां से स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस। तो जो थर्ड पार्ट है सी, वी जस्ट सेलेक्ट द प्रोसेस P0। P0 को सेलेक्ट किए, P0 को सेलेक्ट किए तो P0 का नीड क्या है, नीड ऑफ P0 यानी नीड मैट्रिक्स ऑफ P0 लेस देन है या ग्रेटर देन है, ये हर पर्टिकुलर पॉइंट से हम चेक करेंगे। इज ग्रेटर देन अवेलेबल है, ऐसा कैसे है, दैट इज यहां मेंशन कर दीजिए। नीड ऑफ P0 क्या है 7 4 3। अब इसका हर रिसोर्स जो है आपका अवेलेबल क्या है 3 3 2, यही है ना। तो ये नीड ऑफ P0 का हर रिसोर्स जो है 7 4 3 ABC के लिए आपका जो अवेलेबल 332 उससे ज्यादा है। इसका मतलब है कि आपका जो सेफ्टी एल्गोरिथम है, ये जो आपका सेफ्टी एल्गोरिथम है, देखिए सेफ्टी एल्गोरिथम में अगर नीड पीआई लेस देन और इक्वल टू अवेलेबल होगा तभी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। तो इस केस में क्या है, प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, नो सर। तो प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसका मतलब डू नॉट, इसको लाल से कर दे, डू नॉट एग्जीक्यूट P0। P0 एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद क्या करना है हमको, गो फॉरवर्ड। P0 के बाद क्या है नेक्स्ट, आफ्टर P0 वी हैव P1। तो अगेन वी चेक नीड ऑफ, अभी अवेलेबल आपका चेंज नहीं हुआ, तो नीड ऑफ P1 इज व्हाट, नीड ऑफ P1 क्या है 1 2 2। तो 1 2 2 में कोई तो पर्टिकुलर है जो कम है इससे, यानी कि नीड ऑफ P1 इज व्हाट लेस देन और इक्वल टू, आप बोल सकते हैं लेस देन और इक्वल टू अवेलेबल।
दैट इज नीड ऑफ P1 क्या है, एक बार चेक करिए, 1 2 2 2 और अवेलेबल क्या है 3 3 2। देखिए ये इक्वल है 2 2, तो ये लेस देन इक्वल दोनों लिख रहे हैं हम, तो 2 2 बराबर है और ये 1 2 आपका छोटा है 3 3 से, यानी कि आपका जो रिसोर्स है या इधर लेस देन है या इक्वल टू है। तो whenever this condition arises, then under safety algorithm we have a condition, if need of particular PI process is less than or equal to available, then a process is executed and available will be changed। तो आपका प्रोसेस ये अब एग्जीक्यूट हो गया, यानी कि एक प्रोसेस सीक्वेंस, पहला प्रोसेस सीक्वेंस में आपका आ गया। तो हम लोग यहाँ सीक्वेंस एक मेंटेन सीक्वेंस भी लिखते जाते हैं, सीक्वेंस, ताकि फाइनली आपका वो सीक्वेंस सेफ सीक्वेंस जनरेट हो जाएगा। तो पहला सीक्वेंस में आपका पहला प्रोसेस आ गया, फर्स्ट प्रोसेस इज P1। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बेसिकली ये आपका लेस देन और इक्वल टू है, इसलिए आपका ये एग्जीक्यूट होगा प्रोसेस। तो एग्जीक्यूट प्रोसेस P1 और उसके बाद क्या करना है आपको, न्यू एंड न्यू अवेलेबल is equal to available plus allocation of P1। तो अवेलेबल अभी कितना है 3 3 2 प्लस एलोकेशन ऑफ P1 कितना है, चेक करिए 2 0 0 2 0 0। तो न्यू अवेलेबल क्या हो गया, अब 5 3 2। न्यू अवेलेबल इज 5 3 2। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस विल बी चेक बाय दिस अवेलेबल, यानी कि नेक्स्ट हमारा प्रोसेस क्या है P2। तो P2 को अब हम लोग चेक करेंगे, यानी ये पहला चेक होगा, दूसरा हम लोग P1 चेक किए, नाउ वी चेक P2। तो P2 का अगेन चेक किया नीड, तो नीड ऑफ P2 इज व्हाट, नीड P2 का कितना है 6 0 0 और यहाँ ये क्या है 5 3 2। तो कोई ना कोई कम है, यानी नीड ऑफ P2 इज ग्रेटर देन और लेस देन, P2 ग्रेटर देन, कोई एक बड़ा है तो ग्रेटर देन अवेलेबल, दैट इज कि ये 6 0 0 इज ग्रेटर देन 5 3 2। तो 5 आपका रिसोर्स यहाँ 6 है, तो 5 से ज्यादा है यहाँ पर, तो उस केस में आपका प्रोसेस यहाँ पर क्या होगा, डू नॉट एग्जीक्यूट P2, गो फॉरवर्ड। नाउ अभी अवेलेबल आपका 5 3 2 रह गया, नेक्स्ट वी स्विच टू द P3। तो नीड ऑफ P3 इज व्हाट, नीड ऑफ P3 कितना है 0 1 1। अगेन ये आपका कम हो गया, लेस देन और इक्वल टू अवेलेबल, क्योंकि यहाँ पर आपका है P3 कितना है 0 1 1 और अवेलेबल हो गया 5 3 2। इसका मतलब है कि ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। तो एग्जीक्यूट प्रोसेस P3 और न्यू अवेलेबल एंड न्यू अवेलेबल इक्वल टू अवेलेबल प्लस एलोकेशन ऑफ P3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 3 2, उसमें ऐड हो जाएगा। अवेलेबल कितना है, अवेलेबल 5 3 2। ठीक 5 3 2 और एलोकेशन ऑफ P3 2 1 1। एलोकेशन देखिएगा, यस सर, एलोकेशन से 2 1 1 P3 का 2 1 1 2 1 1। तो फाइनली क्या हो गया, आप न्यू अवेलेबल 7 4 3। क्लियर है।
यहाँ तक क्लियर है ना? यस सर। तो अब P4 को चेक करेंगे। यस सर। P4 Next we check the P4. Now need of P4 is need of P4 का नीड कितना है? 431 और आपका एग्जिस्टिंग आपका जो है वो 743 है, तो ये लेस देन है। यस यस यानी आपका अवेलेबल अब कितना हो गया है? ये आपका हो गया 431 और अवेलेबल हो गया 743, ये है ना? तो यहाँ पर अगेन क्या होगा? एग्जीक्यूट प्रोसेस P4 एंड न्यू अवेलेबल is equal to available plus allocation of P4। तो ये हो गया आपका अवेलेबल हो गया 743 और एलोकेशन ऑफ P4 कितना है? 002। ओके, तो ये हो गया आपका 745, ठीक है ना? अब फर्स्ट आइटरेशन में आपका कितना कंप्लीट हुआ? पहला आइटरेशन, फर्स्ट आइटरेशन में योर कौन कौन सा? P1 के बाद क्या आया? P3 और P3 के बाद P4। ये सीक्वेंस है आपका, सेफ सीक्वेंस। अब आपका क्या है, इसके बाद आपको क्या करना होगा? P4 के बाद फिर से आपको जो प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट नहीं हुआ, कौन कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हुआ? P0 और P0 से P4 करने के बाद फिर से हम लोग कहां से शुरू करेंगे? P0 से। तो नेक्स्ट आइटरेशन 2 हो गया है। पहला आइटरेशन में 3 प्रोसेस सेफ सीक्वेंस से एग्जीक्यूट हुआ, दूसरे आइटरेशन में अब फिर से P0 को चेक किया। तो नीड ऑफ P0 अभी क्या है? नीड ऑफ P0 इज 743 और यहाँ क्या है? 745। तो अब नीड ऑफ P0 एग्जीक्यूट होगा या नहीं? हो जाएगा। तो लेस देन और इक्वल टू अवेलेबल, इसका मतलब है कि नीड ऑफ P0 इज 7 कितना है? 743 और ये हो गया आपका 745। तो एग्जीक्यूट होगा, तो एग्जीक्यूट प्रोसेस P0 and after execution you have to check out the available. So new available is equal to available plus allocation of P0। तो allocation of P0 कितना है? available तो हो गया आपका 745 प्लस allocation of P0 एक बार चेक करिए, 010। तो फाइनली हम लोग का हो गया ये 755। नाउ वी चेक आउट द पर्टिकुलर P1 या P2 से P2। हाँ, P1 तो हो गया है, यानी कि नेक्स्ट सीक्वेंस हमारा क्या आ गया यहाँ पर? P4 के बाद P0, यानी दिस इज द सेफ सीक्वेंस इन विच द प्रोसेस गेट एग्जीक्यूटेड विदाउट डेडलॉक। तो P0 का फिर अगेन नीड चेक करेंगे। तो नीड ऑफ P0 इज व्हाट? P0 का नीड क्या है? तो P0 में P2 से हाँ यस, P2 का क्या है? P2 का 600 और यहाँ क्या है? 755। यानी कि लेस देन और इक्वल टू लिख सकते हैं अवेलेबल, दैट इज 600 is less than or equal to 745। So again here the process get executed, so execute process P2 and new available is equal to just see here, available plus allocation of
बताइए। P2 सर। रोल नंबर 55, एलोकेशन ऑफ P0 P4 क्या करेंगे, P2। तो ये हो जाएगा आपका अवेलेबल क्या है आपका 7, 755 होगा सर। 7, यहाँ 4 लिखा गया है। ये हो गया 755 और प्लस एलोकेशन कितना है P2 का 302। 302। तो फाइनली हो गया 10, 5 और 7। ये हुआ ना, इतना ही होगा ना। यस सर। अब देखिए 10, 5 और 7 जब आप देखिएगा, जब सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गए तो आप देखिए ये आपका शुरू में दिया हुआ है ना, रिसोर्स ए बी सी का आपका टोटल इंस्टेंस दिया हुआ है। ए का 10 है, बी का 5 है और सी का 7 है। यानी आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ इंटायर प्रोसेस अगेन यू विल गेट द सेम रिसोर्सेस बिकॉज ऑल रिसोर्सेस आर रिलीज्ड बाय द प्रोसेसेस। हर प्रोसेस जो है यूटिलाइज करने के बाद रिसोर्स को रिलीज कर दिया। तो फाइनली आफ्टर, दैट इज व्हाई इट इज द सेफ सीक्वेंस। तो आफ्टर P0 नेक्स्ट प्रोसेस इज द P2 एंड दिस वन इज द सेफ सीक्वेंस। यानी कि दिस इज द सेफ सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस विद इन द सिस्टम P1 P3 P4 P0 P2 इन विच डेडलॉक इज अवॉइडेड। इस सीक्वेंस में आपका डेडलॉक अवॉइड होगा। यहां तक क्लियर है, किसी को डाउट नहीं है? तो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द रिक्वेस्ट एल्गोरिथम। ठीक है ना, वी जस्ट यूज द सेम प्रॉब्लम and discuss the request algorithm, and that algorithm gives you the concept कि whenever some new request arises, yani after completion of this process execution, if some new request arises for the specific process, then whether that system is generating the safe sequence state or not. So we just discuss the safe request algorithm in the next class. Okay, 1 minute attendance. सर स्नैपशॉट ले लिए। ओके, आज तो कोई ऑनलाइन में ऑफलाइन में है नहीं। ठीक, ओके, थैंक यू।